हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रल मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं उसके अंदर हम यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं पूरा, और यूनिट 2 के अंदर हमने मैट्रिक्स टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया पार्ट 1 के अंदर। आज हम डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला जो टॉपिक होगा वो डिटर्मिनेंट्स होगा, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल को समझेंगे। उसके बाद माइनर्स एंड कोफैक्टर को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। पहले समझते हैं मैट्रिक्स, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स को हम समझ चुके हैं, इस वीडियो में डिटर्मिनेंट समझेंगे। डिटर्मिनेंट को समझने के लिए मैट्रिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए डिटर्मिनेंट को समझने के लिए दोनों को कंपेयर करके चलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि मैट्रिक्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका था स्क्वायर ब्रैकेट से, और दूसरा तरीका ये था इस तरीके से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते थे। एक और तरीका है इसे रिप्रेजेंट करने का, वो भी देख लेते हैं। ये दो डंडे खींच लिए इधर और दो डंडे इधर। ये तीन तरीके हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के। अब डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो डिटर्मिनेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो डंडे खींच दिए, ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। एक और तरीका क्या है, ये ट्रायंगल बना दिया, ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। एक और तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया, ये भी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और ये दो डंडे के अंदर ए को लिख दिया, ये भी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये वो रिप्रेजेंटेशन की बात। आगे देखते हैं। आगे हम मैट्रिक्स के अंदर देखें तो ये जो मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप का होता था। किसका? रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप का। ये है किसका? स्क्वायर, उसका रेक्टेंगुलर शेप। और इसी को मैं इस तरीके से लिख दूँ 1 2 3 4। ये क्या होगा? ये स्क्वायर हो गया मैट्रिक्स। इस तरीके से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते थे, एक रेक्टेंगल के तरीके से और एक स्क्वायर के तरीके से। लेकिन डिटर्मिनेंट को सिर्फ हम स्क्वायर के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है। जैसे ये मैट्रिक्स दे रखा है, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है 3/3 का, ये हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 1 3 5 8। ये क्या है? ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर है। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है सर? स्क्वायर की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट है अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स जो है अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। क्या होता है? मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। और डिटर्मिनेंट्स का इट इज़ अ वैल्यू। डिटर्मिनेंट्स क्या है सर? डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है। जैसे ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको क्वेश्चन को आगे बताएंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आ गई, फॉर एग्जांपल मान लो इसकी 25 वैल्यू आ गई। इस तरीके से डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आती है। लेकिन मैट्रिक्स को जब सॉल्व करते थे तो एक नया मैट्रिक्स आता था। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट्स के अंदर एक वैल्यू आती है। क्या आती है? वैल्यू आती है। ये तो सेकंड पॉइंट की बात हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका समझते हैं, वो क्या है। आप वीडियो को देख रहे हैं तो नोट्स साथ के साथ बनाते रहिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आती रहें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो मैट्रिक्स होता है, अगर हम मैट्रिक्स के रो और कॉलम को चेंज कर दें, रो और कॉलम को अगर हम चेंज कर दें, यानी रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, तो एक नया मैट्रिक्स निकल कर आता था। ये हमने मैट्रिक्स के अंदर देखा। क्या कि रो और कॉलम को चेंज कर दें तो एक नया मैट्रिक्स आता था। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसकी ये रो है -2 5 6, इसे मैं कॉलम बना दे रहा हूँ -2 5 और 6। ये दूसरी रो दे रखी है 5 2 7, इसे भी कॉलम बना दिया 5 2 7। तो क्या हुआ? जब इसकी रो और कॉलम को मैंने चेंज करा तो एक नया मैट्रिक्स आ गया। डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स की बात करूं, अगर इसके अंदर हम रो और कॉलम को चेंज करते हैं और कॉलम से रो को चेंज करते हैं तो इसमें जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स होती है वो चेंज नहीं होती। जैसे इस डिटर्मिनेंट्स की कुछ वैल्यू निकल कर आएगी, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे निकल कर आती है, क्या होता है, ये चीज़ें हम आगे समझेंगे। अभी बस थोड़ा सा ध्यान से लेक्चर को सुनते रहिए। ठीक है सर, हम ध्यान से लेक्चर को सुन रहे हैं और नोट्स भी साथ के साथ बनाते जा रहे हैं। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट क्या देगा? रो कॉलम चेंज करने से मैट्रिक्स तो नया आता है और रो कॉलम चेंज करने से डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट समझ में आ गया होगा। यस सर, समझ में आ गया। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। इसका क्या मतलब है? डिटर्मिनेंट्स 1/1 ऑर्डर का, यानी 1/1 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट्स होता है उसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं लिखूँ 2 लिख दिया मैंने, तो इसका आंसर क्या होगा सर? 2 हो जाएगा। ऐसे मैं लिख दिया 3 एक डिटर्मिनेंट का, ये 1/1 ऑर्डर का है। किसका? 1/1 ऑर्डर का, तो इसका आंसर 3 आएगा। अगर मैं लिख दूं डिटर्मिनेंट्स के अंदर -4, तो क्या होगा? ये -4 ही आएगा। किसका सर? ये 1/1 ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर मतलब
1/1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है। अगर मैं इसके अंदर -x लिख दूं तो आंसर मेरा -x ही आएगा। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का तरीका, और यही होता है फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। आगे देखते हैं सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। वो डिटर्मिनेंट होता है जिसका ऑर्डर 2/2 हो। नाम से ही पता चल रहा है सेकंड ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर क्या होगा, 2/2 का मैट्रिक्स होगा। जैसे ये 2/2 का मैट्रिक्स दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है A B C D। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं सर, A को D से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, A को D से मल्टीप्लाई करते हैं, और C को B से मल्टीप्लाई करिए लेकिन माइनस लगाकर। C को मैंने B से मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन माइनस लगाकर। तो ये सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल और अच्छी तरीके से समझते हैं, ये जो दूसरी एग्जाम्पल दे रखी है इसे समझते हैं। -5 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, करके देखते हैं। -5 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस लगाते हैं, फिर 11 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट में 11 को जब मैंने -7 से मल्टीप्लाई करा, अब इसे सॉल्व कर दिए। इस तरीके से हम सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो -5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो -77 आएगा, और बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा +77। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा -37। कितना आएगा, -37। इस तरीके से हम सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे और कुछ एग्जाम्पल दे रखी हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखी है, इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 2/2 का मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट्स है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है सर, हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस लगाइए, और -1 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, -1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है सर। अब इसे सॉल्व कर दिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, और ये बाहर एक माइनस दे रखा तो ये +4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा सर, 8 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं सेकंड वाली। चलिए सर, ये साइन थीटा कॉस थीटा ये सब क्या है, बस सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। ये आपने 10th क्लास के अंदर देखा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, बस वही है। इसे सॉल्व करते हैं। क्या करना होता है, पहला तरीका क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस थीटा, तो ठीक है सर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस लगाकर करना, माइनस लगाया, -sin थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, ठीक है सर। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, सर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस लगा हुआ है यहाँ पर। जब साइन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा सर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये एक आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बस ये मैंने समझाने के लिए बताई है कॉस थीटा साइन थीटा की एग्जाम्पल। चलिए आगे समझते हैं। इस तरीके से सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। क्या है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, इसका मतलब क्या है, थर्ड ऑर्डर का मतलब है 3/3 का डिटर्मिनेंट्स। किसका, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स। अब इसको करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है बट लेकिन ईजी है, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अंदर कुछ रूल होते हैं उसे समझ लेते हैं। पहला क्या है, जो ये 3/3 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसे सॉल्व करने का तरीका ये है, ये जो साइन स्कीम दे रखी है आपको, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्या दे रखी है सर, साइन स्कीम दे रखी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन स्कीम है, आपको इसे याद रखना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, आसानी से याद हो जाएगी। दोबारा देखिए इसको, साइन स्कीम को, कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। क्या लिखा, पहले प्लस से शुरुआत करनी है, माइनस करना, फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से ये साइन स्कीम मैंने यहाँ पर बनाई है, इसको देख लीजिएगा। इसी से हम थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। बस प्लस से शुरुआत करिए, प्लस माइनस लगाते जाइए। याद हो गई, यस सर याद हो गई। अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखी है, डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है 1 2 4। करने का तरीका क्या होता है, इस थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को किस तरीके से भी सॉल्व करिए। मतलब या तो आप इसकी रो ले लीजिए। रो क्या होता है सर, ये जो हॉरिजॉन्टल वाले नंबर लिखे होते हैं इन्हें रो बोलते हैं, और ये जो कॉलम वाले नंबर लिखे होते हैं इन्हें कॉलम बोलते हैं। मतलब वर्टिकल वाले जो नंबर लिखे हुए हैं इन्हें कॉलम बोलते हैं। ये हमने डिटर्मिनेंट्स के अंदर किसके अंदर, हम ये मैट्रिक्स के अंदर बात कर चुके हैं, रो और कॉलम की अच्छी तरीके से। वहाँ जाकर अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा बिजनेस मैथमेटिक्स की, उसमें मैट्रिक्स का पार्ट दिखाई दे जाएगा, उसका पूरा देखकर इस वीडियो को फिर आकर देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए सॉल्व कैसे करते हैं इसको देखते हैं। चाहें तो इसे आप
ये एक रो लेकर सॉल्व कर लीजिए, या फिर ये कोई सी भी रो लेकर सॉल्व कर लीजिए, या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है या किसी भी कॉलम को लेकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को लेकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू जो इसके जो आंसर आएगा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे किसी को भी लेकर आप सॉल्व कर लीजिए। लेकिन आपको ये साइन स्कीम याद रखनी पड़ेगी। साइन स्कीम क्या है, प्लस लगाएंगे माइनस प्लस, इस तरीके से लगाएंगे। अगर मैं इस पहली वाली रो को लूँ, मैं पहली वाली रो से सॉल्व करता हूँ, तो साइन स्कीम क्या है पहली वाली रो के लिए, सर प्लस माइनस प्लस। अब इसी साइन स्कीम का यूज़ करना है। तो करने का तरीका क्या है, वो है पहला वाला एलिमेंट लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर प्लस माइनस लगाया तो पहला प्लस में तो 1 ले लिया। अब 1 जब लेंगे, इस 1 को लेंगे तो 1 की रो और 1 के कॉलम को हम छुपा देंगे। उसके बाद जो भी एलिमेंट बचे उसे लिख देंगे। क्या बचा सर, 3 बचा, 0 बचा, 1 और 0, 3 0 1 0, ये चीज़ बची यहाँ पर। और दूसरे में क्या था साइन स्कीम में सर, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस लगाएंगे और 2 को लिखेंगे। अब माइनस लगाया, 2 को लिखा। इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है सर, इसे सॉल्व करने का तरीका, जब 2 वाले एलिमेंट लिया तो 2 वाली रो और 2 वाले कॉलम को दोनों को छुपा लेंगे, बाकी जो एलिमेंट बचे उन्हें लिख देंगे। क्या बचा, -1 4, -1 और 4 बचा। यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 0 और 0 बचा। ठीक है सर, अब क्या करना है सर, अब ये वाला हो गया। अब थर्ड एलिमेंट ले रहा हूँ, जो रो ले रहे हैं या जो कॉलम ले रहे हैं उसके तीनों के तीनों एलिमेंट लेना है। थर्ड वाले के अंदर साइन स्कीम क्या थी सर, यहाँ पर प्लस आ रहा था, तो हम क्या ले लेंगे सर, +4 यहाँ ले रहा हूँ जगह नहीं है मैं, तो +4 ले लेंगे। ठीक है सर, +4 को जैसे लेंगे तो इसके रो और कॉलम को छुपा लेंगे, बाकी बचे जो एलिमेंट हैं -1 3 4 1 इन्हें लिख देंगे। -1 4 3 और 1 ये एलिमेंट मैंने इसके लिख दिए। ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया किस तरीके से आपने करा। अगला स्टेप क्या है उसे देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो स्टेप है उसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब ये जो चीज़ लिखा रही है इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स बन चुका है, और सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स कैसे सॉल्व करें ये हमने अभी सिखाया था। कैसे सॉल्व करेंगे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर बाहर 1 दे रखा है, 1 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, माइनस लगाएंगे, फिर 1 को 0 से करेंगे तो 1 आएगा, नहीं 0 ही आएगा। फिर आगे -2 दे रखा है। ठीक है सर, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो -1 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा सर। ठीक है, जब 4 को 0 से करेंगे तब भी 0 आएगा, -0। अब आगे इस वाले को करते हैं +4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2/2 का मैट्रिक्स ये भी है, तो -1 को 1 से करेंगे तो ये -1 आएगा, और 4 को 3 से करेंगे तो माइनस लगाएंगे पहले, 4 3 12। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। जब 0 - 0 तो ये क्या होगा सर, 0 ही होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा सर, यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है सर, 1 नहीं बचेगा, 0 - 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, जब इसे करेंगे 0 - 0 मल्टीप्लाई बाई 2 तो यहाँ पर भी 0 आएगा, माइनस का 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, +4 को सॉल्व करेंगे, -12 -1 13 होगा माइनस का, -13 को 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, -52 आएगा। कितना आएगा सर, -52 आएगा। और जब ये -52 जो आया यही हमारा आंसर है। इस तरीके से थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया, और इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, नोट्स कर लीजिए इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो। ठीक है सर, अब थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स थोड़ा बड़ा है और अच्छा टॉपिक है, इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए आगे, बस आपको ये जो साइन स्कीम दे रखी है अब इसको आपको नोट कर लीजिए और इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसको ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये क्या कह रहा है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू किसी भी रो और कॉलम से फाइंड करो, वैल्यू सेम आती है। वही वाली बात जो मैंने अभी बताई थी, चाहे आप इस रो को ले लीजिए, चाहे आप इस रो को ले लीजिए। इस रो को लेकर सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा, इस रो को लेकर सॉल्व करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। और दूसरा क्या है, या फिर कॉलम, या इस कॉलम को ले लीजिए तब भी आंसर सेम आएगा, या इस कॉलम को या फिर इस कॉलम को, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को पकड़ लीजिए, उससे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकल आएगी, आंसर सेम आएगा, चाहे किसी से भी कर देख लीजिएगा। ठीक है सर, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, बट वी हैव टू ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स विद रो और कॉलम विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है हमें कोशिश करनी है। क्या कोशिश करनी है सर, हमें कोशिश करनी है कि उस रो और उस कॉलम को पकड़ें, उस रो और उस कॉलम को पकड़ें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो, मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो, तो हमारा जो डिटरमिनेंट सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जैसे इसके अंदर ये वाली जो कॉलम दे रखा है इसके अंदर 2 जीरो हैं, तो ऐसा रो और कॉलम पकड़ो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जीरोस हो। 1 जीरो हो तो 1 को पकड़ लो, 2 है तो 2 वाले को पकड़ो, 3 है तो 3 वाले को पकड़ो, जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हो उस वाली रो या उस वाले कॉलम को पकड़ो, तो आपकी जो डिटरमिनेंट करने की जो सॉल्व करेंगे वो वैल्यू आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है सर, ये वाला पॉइंट हमें समझ में आ गया। अब इसी पॉइंट को ये
पीछे जो अभी क्वेश्चन कराया था वही है, इस पॉइंट की से सॉल्व कर दिखाता हूँ मैं। पहले जो हमने ये करा था ये वाला क्वेश्चन पहली रो ली थी, इस बार क्या ले रहे हैं, इस वाले कॉलम को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोशिश करनी है कि हम उस वाले रो और कॉलम को पकड़ें जिसमें नंबर ऑफ जीरो सबसे ज़्यादा, तो हम इसे पकड़ रहे हैं। साइन स्कीम क्या थी? साइन स्कीम थी सर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बस प्लस माइनस करना है एक ही बात है। यहाँ पर माइनस आ गया तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, तो इस वाले कॉलम के लिए क्या है, इस साइन स्कीम ये है प्लस माइनस प्लस, बस यही साइन स्कीम इसमें लगा देंगे और आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, लगा देते हैं। इसमें क्या स्कीम लग रही है, प्लस माइनस प्लस, तो अब 4 ले लेंगे यहाँ पर। जब 4 को लेंगे तो क्या बचेगा, जिस भी एलिमेंट को ले रहे हैं उसकी रो और कॉलम को छुपा दो, बाकी बचे एलिमेंट लिख दो। क्या बचा, -1 3 4 और 1 बचा। ठीक है सर, इसके बाद माइनस जीरो करके आया, जीरो करके जो वैल्यू लिखी आएगी, इसके बाद जीरो को जैसे ही हमने लिखा तो जीरो को छुपा दिया, इसकी रो छुपा दी, इसका कॉलम छुपा दिया, बाकी बचे एलिमेंट लिख दी। क्या बचा, 1 2 और 4 1, ये बचा। अब क्या करना है सर, अब हमें थर्ड वाला एलिमेंट लेना है, ये प्लस में था जीरो, तो प्लस में इस वाले जीरो को लेंगे और जो एलिमेंट बचे इसके रो कॉलम वाले को छुपा के जो एलिमेंट बचे उसे लिख दे रहे हैं। 1 2 -1 3 बचा। ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। चीज़ों को साथ के साथ नोट करते जाइएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। जब इसे सॉल्व करेंगे 2/2 का मैट्रिक्स है, ये तो हमसे आसानी से सॉल्व करना आता है। 4 -1 को 1 से करेंगे तो -1 आएगा, माइनस का साइन लगाया। 4 को 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है सर, अब -0 लगाया और 0 से जो भी चीज़ आया तो आंसर हमेशा 0 आएगा, तो इसे करने कुछ फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था हमें वो रो और वो कॉलम पकड़ना है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हों। जब इसे लेंगे, इसका भी जीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आप यहाँ पर करके देख लीजिए। जब एग्जाम में करें, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई -1 -12 कितना आया, -13। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -52। और ये वाला -52 जब हमने पीछे करा था, इसको यहाँ पर जो सॉल्व करा था यही सेम क्वेश्चन था, आंसर हमारा इसके अंदर भी आ रहा था सर, इसके अंदर भी हमारा आंसर 52 आ रहा था। बस यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्या समझाना चाह रहा हूँ सर, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पकड़ो, क्या कह रहे हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पकड़ो, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। ठीक है सर, सेम आ रही है, ये हमने कर देख लिया। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं चीज़ों को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है सर, ये एक डिटरमिनेंट दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए ये बताना है। करने का तरीका क्या है सर, करने का तरीका सबसे पहले तो सर हमें साइन स्कीम याद होनी चाहिए। साइन स्कीम क्या है सर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस एक के बाद एक लिखते जाओ, बहुत ही आसान साइन स्कीम है। सबसे पहले, और दूसरा क्या था सर, दूसरा स्टेप ये है, हमें वो रो और वो कॉलम पकड़ना है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जीरोज हो। तो जीरो इसके अंदर 2 में, पहली वाली रो में भी जीरो और इस थर्ड वाली रो में भी जीरो है, तो इसमें से कोई एक कॉलम एक रो पकड़ लेंगे और उसी को लेकर हम सॉल्व कर लेंगे। तो मैं थर्ड वाली को पकड़ रहा हूँ। थर्ड वाली में क्या साइन स्कीम, प्लस माइनस प्लस, बस इसे याद रखो। थर्ड वाली में साइन स्कीम क्या है सर, प्लस माइनस प्लस। तो मैं इसमें इस वाली रो को ले रहा हूँ, तो मैं ले रहा हूँ 4 को। ठीक है सर, अब इसे सॉल्व करते हैं। जब मैंने 4 को लिया तो 4 वाले एलिमेंट को पकड़ के उसकी रो और कॉलम को छुपा दो, बाकी जो एलिमेंट बचे उन्हें लिख दो। 2 -1 बचा, 1 और 2 बचा। ठीक है सर, लिख दिया। अब क्या करना है, अब सर सेकंड एलिमेंट को लो। सेकंड एलिमेंट सर माइनस आ रहा था साइन स्कीम में, तो -0 करो, बाकी एलिमेंट 0 इसकी रो इसके कॉलम को छुपा दिया, जो बचे उन्हें लिख दो सर। 0 बचा, 3 बचा, 1 बचा और 2 बचा, वो लिख दिया मैंने। ठीक है सर, अब क्या करना है सर, अब थर्ड वाला एलिमेंट लेना है, 1 वाला। जब 1 को लेंगे तो यहाँ पर +1 आएगा साइन स्कीम के हिसाब से। ये जब क्वेश्चन आप धीरे धीरे सॉल्व करते जाओगे तो अपने आप ये साइन स्कीम आपको याद हो जाएगी। ठीक है सर, जब 1 लेंगे तो क्या बचेगा, 1 वाली रो और 1 वाले कॉलम को छुपा दिया, तो बचा सर 0 2 3 और -1। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा उसे देख लेते हैं। जब 4 से इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 2 जा 4, 2/2 का मैट्रिक्स है, ये तो आसान है। 2 2 जा 4, माइनस लगाएंगे 1 और 1 को जब सॉल्व से करेंगे तो -1 आएगा और यहाँ पे एक प्लस पहले चाहिए तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। जब 0 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 2 से करेंगे तो 0 आएगा, माइनस लगा, 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है सर, +1, 0 को -1 से करेंगे तो 0 आएगा, माइनस लगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे 4 + 1 5, 5 4 जा 20। ठीक है सर, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, -0। जब 0 -6 -6
और +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया 20 - 6, तो ये हो जाएगा 14। तो 14 हमारा आंसर आएगा। इस तरीके से हम थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट सॉल्व करना आ गया होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आप इसको अभी वीडियो को पॉज करें और इसको आप खुद से सॉल्व करके देखें, फिर वीडियो को आगे देखें। उम्मीद है यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। यस सर, समझ में आ गया। अगर आपको 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना आ गया तो ये आपके लिए होमवर्क है, ऐसा करिएगा। रफ कॉपी में करके अभी सॉल्व करें, फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं, तब ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, कहाँ भाग रहा है बेटे। जब इसे सॉल्व करेंगे, कह रहे हैं इफ़ ये एक डिटरमिनेंट दे रखा है, ये दे रखा है बराबर है। क्वेश्चन खुद कह रहा है ये दोनों बराबर हैं डिटरमिनेंट, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। 2/2 का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दे रखा है, कैसे सॉल्व करेंगे सर? 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सर, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। इज इक्वल टू, जब इसको x को 5 से करेंगे तो 5x आएगा। जब 2x को 3 से करेंगे तो माइनस लगाएंगे तो 6x आएगा। ठीक है सर, इसे सॉल्व करेंगे तो 10 में से 12 गया तो -2 बचा, इजकल टू 5x में से -6x गया तो -x बचा, माइनस से माइनस गया तो x की वैल्यू क्या आई सर? x की वैल्यू आ गई 2। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था ये। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे देख लेते हैं। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्या है? प्रॉपर्टीज़ और डिटरमिनेंट्स। ये अच्छा टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इस चीज़ों को समझिएगा। ठीक है सर, पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है उसे देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। रोज और कॉलम को चेंज करते हैं, उसे क्या कहते हैं सर? ट्रांसपोज। रोज और कॉलम को चेंज करने को ट्रांसपोज कहते हैं। ये हमने मैट्रिक्स के अंदर समझा था। पॉइंट क्या कह रहा है? पॉइंट कह रहा है जब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन अनचेंज बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, जब रोज और कॉलम को आप चेंज करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ये एक डिटरमिनेंट दे रखा है 1 2 4 2। जब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। ठीक है सर, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, धीरे धीरे समझिए चीज़ों को। जब मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूँगा तो 1 को 2 से कर दे रहा हूँ सर, तो 2 आ जाएगा। माइनस लगाऊंगा, 4 को 2 से करूँगा तो 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया सर? आंसर आया -6। जब इसके रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ, अब जब रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करके जब इसकी वैल्यू फाइंड करूँगा तो सेम आएगी। ठीक है सर, इसके रोज़ और कॉलम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर 1 2 रो दे रखा है, कॉलम बना दिया, इसका 1 2 कॉलम बना दिया। यहाँ पर 4 2 रो दे रखा है, इसको कॉलम बना देते हैं 4 और 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से 2 को करेंगे तो 2 आएगा, और 4 को 2 से करेंगे तो 8 आएगा, -8। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आया -6। इसका मतलब क्या हुआ? जब रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेम होती है। ये प्रॉपर्टीज़ पहले यही करना चाह रही है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है उसे समझ लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी को समझेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है? दूसरी प्रॉपर्टी कह रही है इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट्स विल बी चेंज। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? ये प्रॉपर्टी कह रही है अगर मैं किसी भी 2 रो और या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, मतलब कोई रो R1 दे रखी है उसको R2 बना दूं, और कोई कॉलम 1 दे रखा है या फिर उसको कॉलम 2 बना दूं, इनमें से कोई एक चीज़ मैं चेंज कर दूं तो जो डिटरमिनेंट्स का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस चीज़ को नोट कर लिए, मैं रफ करने वाला हूँ। ठीक है सर, नोट कर लिया, हमने रफ कर दिए। तो ये क्या कह रहा है ये पॉइंट? जैसे यहाँ पर ये दे रखी है R1 एक पहली रो है। ठीक है सर, और दूसरी रो क्या सर? इसे R2 मान ले रहे हैं। जब इसको इंटरचेंज कर लेंगे, मतलब आगे ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है सर, करके दिखाइए आप। रो 1 है, रो 1 को मैं नीचे ले आ रहा हूँ, 1 2 नीचे ले आया। ठीक है, ये रो 2 है, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, 4 2। ये यही कहना चाह रही है, ये प्रॉपर्टी यही कह रही है जब आप इंटरचेंज करोगे किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को तो जो डिटरमिनेंट्स होगा उसका साइन चेंज होगा। अब ये जो डिटरमिनेंट आया इसका साइन ये हो जाएगा माइनस। अब डिटरमिनेंट्स इसके इक्वल होगा, ये वाले जो डिटरमिनेंट्स अब इस वाले को माइनस ऑफ दिस डिटरमिनेंट होगा। बस ये वाली प्रॉपर्टी यही कहना चाह रही है। आगे समझते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या कहना चाह रही है उसको देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है सर इफ़ ऑल एलिमेंट्स इन एनी रो और कॉलम आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज 0। क्या कह रही है? अगर सारे के सारे एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी हेल्प से समझते हैं। इसके अंदर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो ये जो सेकंड कॉलम दे रखा है इसके सारे के सारे एलिमेंट 0 हैं,
तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई सर, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो डायरेक्ट लिख देंगे जब भी ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी, जब भी किसी कॉलम या रो के सारे एलिमेंट 0 हों तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है सर, ये वाली भी प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसे सॉल्व करना मैंने सिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है सर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी कह रही है इफ़ एनी टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। क्या कह रही है, अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो यानी सेम हो तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। फॉर एग्जांपल इस डिटरमिनेंट के अंदर जो 260 ये पहली रो है और 260 ये दूसरी रो है, तीसरी रो है, इन दोनों के अंदर जो है एलिमेंट सेम है। तो क्या कह रहा है, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम में एलिमेंट इक्वल हो जाएं या आइडेंटिकल हो जाएं। इसके अंदर ये 2 रो दे रखे हैं, इनके एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इस तरीके के डिटरमिनेंट्स को देखते ही बता देंगे, अगर 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हैं तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। आगे फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, ये क्या कह रही है। फोर्थ यानी फिफ्थ प्रॉपर्टी कह रही है इफ़ ऑल एलिमेंट्स इन एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई विद ए कांस्टेंट के, मतलब इफ़ ऑल एलिमेंट्स इन एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद ए कांस्टेंट के, मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ये अलग रो है, ये अलग रो है, ये अलग रो है, इनमें, या फिर ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है, इनमें से किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर हम के की बात कर रहे हैं, के कांस्टेंट है, उससे अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे इसमें मैं के से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 3 के हो जाएगा, ये -1 के, ये -2 के हो गया। तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स बिकम्स के टाइम्स द डिटरमिनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इसकी जब इसे सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू 25 आई, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आएगी नहीं, आ भी सकती है, तो ये के टाइम्स हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये के टाइम्स हो जाएगी। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट से जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो आंसर होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो भी के टाइम्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर के की जगह पे अगर मैं 2 रख दूँ, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो आंसर होगा, जो वैल्यू होगी, उसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा। और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। बस ये प्रॉपर्टी यही कहना चाह रही है। ठीक है सर, हमें सारी की सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अब इस क्वेश्चन को देखो और लगाओ इसके अंदर, वीडियो को पॉज करके देखो कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। जब इस क्वेश्चन को देखा, उम्मीद है आपने खुद करके देख लिया होगा, अब मैं कराता हूँ। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो देखते हैं। इसके जो सेकंड रो है उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। और जिस भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो भी 0 आती है। इसका मतलब 0 इसका आंसर हो जाएगा। बस प्रॉपर्टी याद है तो किसी डिटरमिनेंट को आप देखते ही बता दोगे उसका आंसर क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। आगे बढ़ते हैं। सर हमने प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरीके से समझा, अच्छी तरीके से अगर आपने देखा, प्रॉपर्टीज़ को समझा, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट में जाकर, वीडियो को पॉज करना, खुद आंसर दें। ठीक है सर, हमने बता दिया क्या है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ क्या होगा। इसके अंदर ये कॉलम और ये 2 कॉलम जो है सेम है। जिस भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी 2 कॉलम या 2 रो के सारे एलिमेंट इक्वल हों या आइडेंटिकल हों, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। और इसके अंदर ये 2 कॉलम हैं, इसके सारे के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल आइडेंटिकल है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गई। अब प्रॉपर्टीज़ आपको उम्मीद है सारी के सारी बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। यस सर, समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे समझ लेते हैं, वो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल इन डिटरमिनेंट फॉर्म। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा क्लास 10th 9th इन सब में पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपने पढ़ा है। लेकिन अब हम डिटरमिनेंट के अंदर देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है सर, देखते हैं। डिटरमिनेंट के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। जैसे इसके अंदर दे रखे हैं, ये एक पॉइंट दे रखा है BC, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है। इसके अंदर कोऑर्डिनेट कौन कौन से गिवन है सर, A के अंदर गिवन है x1 और y1, और B के अंदर कौन से गिवन है, B के अंदर गिवन है x2 और y2, C के अंदर गिवन है x3 और y3। ठीक है सर, ये हमें कोऑर्डिनेट गिवन है इस ट्राइंगल के। ये वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है, उसके हमें
कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो इसका ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा हाफ, और ये डिटरमिनेंट की जो वैल्यू दे रखी है x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 3 बार, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इन डिटरमिनेंट फॉर्म। डिटरमिनेंट की फॉर्म में ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और इसी को हमने सॉल्व कर दिया। जब डिटरमिनेंट को इसको सॉल्व करेगा तो ये वाली चीज़ निकल कर आएगी, लेकिन हम इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं तो इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे, लेकिन दोनों फार्मूले इक्वल हैं। चलिए आगे देखते हैं इन फार्मूले को यूज़ कैसे करेंगे, उसे देख लेते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक ट्राइंगल के हमें वर्टिसेस गिवन है, जिसके हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। क्या दे रखा है, पहले जो है इसके अंदर पहला दे रखा है x1, इसे मान लेते हैं x1 और y1, यानी 1 और 0 को x1 y1 मान लिया। इसके मान लिए x2 और y2, इसके मान ले रहे हैं सर x3 और y3। ठीक है सर, हमने इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 y2 ये सब मान लिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है वो उसे देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी हमने देखा था ए बी सी का, अगर हमें निकालें तो क्या होता है सर, वो होता है हाफ और डिटर्मिनेंट x1 x2 x3, एक सेकंड, x3 y1 y2 और y3 1 1 1, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इन डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल देख लिया क्या होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये दे रखे हैं, अब इनको सॉल्व करते हैं। अब इनको x1 x2 की वैल्यू हमने यहाँ पर देख ली थी क्या, अब इन्हीं को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, अब इसको हम पुट कर दे रहे हैं फॉर्मूले की जगह पर। ठीक है सर, फॉर्मूले के जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2 फॉर्मूले में था, और डिटर्मिनेंट x1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू है 6, x3 की वैल्यू 4 है, ये x1 x2 x3 है। अब y1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू भी 0 है, और y3 की वैल्यू क्या है सर 3 है। और उसके बाद 1 1, ये होता है फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, और सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सॉल्व करने का तरीका होता है हमें वो रो और वो कॉलम पकड़नी है जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हो। तो इस वाली रो के अंदर नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है, किसके अंदर, इस वाली रो के अंदर नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है, तो इसी को पकड़ेंगे। साइन कैसे लगाएंगे सर, साइन लगाने का तरीका क्या है, इसमें साइन जब साइन लगाएंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब पहला जो होगा वो माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। इसी को हम यूज़ करते हैं। पहला लेंगे जब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा 0। जब 0 को लेंगे रो और कॉलम को छुपा देंगे, कुछ भी जब 0 को लेंगे तो सर कुछ भी आया तो आंसर हमारा 0 आएगा, इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ। जब इस वाली 0 को लेंगे तब माइनस में जब हमने 0 ली कुछ भी आया सर 0 आएगा आंसर। दूसरा प्लस 0 वाला लिया, कुछ भी आया आंसर 0 आएगा, लिखते नहीं है, तुम खुद लिख कर देख लेना। और जब तीसरे में लेना है -3, जब -3 को लेंगे उसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या बचा। जब -3 को लेंगे हम उसके जो रो और कॉलम है उसको छुपा दे रहे हैं, बाकी बचे क्या बचा सर 1 बचा, बाकी का सर 6 बचा, और क्या बचा सर 1 बचा 6 बचा और 1 बचा और एक और 1 बचा, ये बचा इसके अंदर। इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो -3 इंटू 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और 6 को 1 से करेंगे तो -6 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा -3 इंटू 6 में से 1 गया तो -5 बचा, विच विल बी इक्वल टू 5 3 15। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। 15 स्क्वायर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो 15 स्क्वायर यूनिट इस तरीके से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है सर, ये हमें समझ आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से निकालते हैं। समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है सर, हम इसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, के की वैल्यू बतानी है, एंड वर्टिसेस गिवन है हमें ये वाले। बस सेम जिस तरीके से वो करा था वो ये भी इस तरीके से होगा, लेकिन इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, बस ये वाला डिफरेंस है। ठीक है सर, इसको करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखाए थे जब एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा उसको आप +-4 दोनों में लिखेंगे। ठीक है सर, लिख दिया। 1/2 हर क्वेश्चन के अंदर ये लगाना है जिसके अंदर के की वैल्यू फाइंड करनी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर गिवन है। ठीक है सर, इसमें x1 की वैल्यू सर हमें k दे रखी है, x2 की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, x3 की वैल्यू हमें 0 दे रखी है, y1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू भी 0 है और y3 की वैल्यू 2 दे रखी है। 1 1 1 ये होता है फॉर्मूला। हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर ली। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा,
फर्दर जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वो रो और वो कॉलम पकड़नी है जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हो। तो ये थर्ड वाली रो हम इसे पकड़ ले रहे हैं, कौन सी सर, हम इसके अंदर ये सेकंड कॉलम पकड़ ले रहे हैं। जब इसे पकड़ेंगे तो क्या होगा, जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो पहले जीरो पकड़ेंगे, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका जो साइन ऑफ, जब साइन लगाएंगे तो माइनस आएगा, फिर इसके बाद प्लस जीरो आएगा, प्लस जीरो के अंदर कुछ भी हो वो आप खुद रख कर देख लेना, सिखा चुके हैं। उसके बाद आएगा क्या आएगा, उसके बाद आएगा माइनस टू के जब छुपाएंगे इसके रोज और कॉलम को तो बचेगा यहाँ पर के, क्या बचेगा सर, यहाँ पर बचेगा के, एक सेकंड, यहाँ पर के बचेगा और क्या बचेगा, 4 बचेगा, 1 बचेगा। बस इसी को सॉल्व करें। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो के को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, जब के को 1 से करेंगे तो -2 इंटू के, जब 4 को 1 से करेंगे तो -4, ये चीज़ निकल कर आई। और इधर क्या है सर, इधर प्लस -4 पहले से लिखा हुआ है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 के, ठीक है सर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो -4 अब इसी चीज़ को यहाँ पर +-4 पहले से लिखा हुआ है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ गिवन है, क्या, एक हम +4 ले रहे हैं, दो चीज़ थी ना +-4, एक तरफ हम +4 लेंगे और एक तरफ हम लेंगे -4, क्या लेंगे, एक तरफ लेंगे -4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया था, आंसर आया था हमारा -2 के +8, इसी को ले लेते हैं, -2 के +8, इधर भी क्या आएगा, इधर भी इक्वल टू में -2 के +8। बस इसी को सॉल्व कर दो तो के की दो वैल्यूज़ आएंगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब इससे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू -2 के +8 दे रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के को इधर ले आ रहे हैं, जब 2 के को इधर ले आएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4 को उधर पहुंचा दे रहे हैं, जब 4 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 - 4। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो 2 के इक्वल टू हो जाएगा 8 - 4 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 2, के की वैल्यू क्या है सर, के की वैल्यू आई 2। जब इधर सॉल्व करेंगे तो इस वाली टर्म को इधर ले आ रहे हैं, जब इसे इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा +2 के, जब इसे उधर लेके जाएंगे 4 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 + 4, तो 2 के इक्वल टू हो जाएगा 12। और जब इसको के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो के हो जाएगा 6। तो यहाँ पर के की दो वैल्यू आई और यही हमें फाइंड करना था, के की वैल्यू निकालनी थी। इस तरीके से फाइंड करते हैं। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को प्लस माइनस में लेते हैं, ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो के अंदर उसे देख लेते हैं। क्या है, अब देखेंगे माइनर और कोफैक्टर को। माइनर और कोफैक्टर को अब हम समझने वाले हैं। माइनर क्या होता है, माइनर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी ऑब्टेन बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट। माइनर किस तरीके से फाइंड करते हैं, किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करने का तरीका क्या है, जिस भी एलिमेंट का आप माइनर फाइंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस 1 का जब भी माइनर फाइंड करूंगा तो इस वाले इसकी जो रो और कॉलम होंगे उसे डिलीट करता हूँ, मतलब उसे छुपा लेंगे, तो जो बचेगा वही आंसर होगा यहाँ पर। तो ये इसका 2 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से माइनर फाइंड करते हैं। माइनर को रिप्रेजेंट करने का तरीका सर, माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं M I और J। M I J से इसको डिनोट करते हैं। I क्या है सर, I है हमारा रो, I क्या है सर, I है हमारा रो, और J क्या है सर, J हमारा कॉलम है। हमेशा I और J पहला हमेशा रो होगा और दूसरा हमेशा कॉलम होगा। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और माइनर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट का जब माइनर फाइंड करते हैं, जिस भी एलिमेंट का फाइंड कर रहे हैं तो उसके जो रो और कॉलम होते हैं उसको छुपा देते हैं, बाकी जो बचेगा ये 2/2 के मैट्रिक्स इस तरीके से फाइंड करते हैं माइनर, तो वो आंसर हो जाएगा। चलिए और अच्छी तरीके से समझते हैं इसको। माइनर को जब माइनर को फाइंड करने का तरीका है सर, माइनर को फाइंड करने का तरीका है जिस भी एलिमेंट का हम माइनर निकाल लें। मान लो इसके अंदर हम माइनर निकाल लें M11। M11 का क्या मतलब है सर, पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम यानी 2 एलिमेंट। तो इसके जो रो और कॉलम है उन्हें छुपा लो, ठीक है सर, उसे छुपा लिया। तो क्या बचा सर, इसके बाद बचा 1, वही इसका आंसर हो जाएगा। अब जब M12 फाइंड करूँगा, M12 का क्या मतलब है सर, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम, यानी कि ये 6 हो जाएगा। इसके रो और कॉलम को छुपा ले रहे हैं तो क्या बचा सर, 3 बचा। तो ये हो जाएगा M12 की वैल्यू 3 आ गई। सेम इसी तरीके से जब आपको निकालना पड़े M21, 21 मतलब पहली मतलब दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो ये वाली है और पहला कॉलम ये वाला, यानी कि 3। जब 3 वाले का माइनर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। इसे और इसे छुपा लिया तो आंसर 1। उम्मीद है आपको माइनर निकालना समझ में आ गया होगा 2/2 के मैट्रिक्स के अंदर। यस सर, समझ में आ गया। अब कोफैक्टर को समझ लेते हैं। कोफैक्टर क्या होता है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, CIJ, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स इज गिवन बाय, एक एलिमेंट अगर गिवन है AIJ तो इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, इस तरीके से कोफैक्टर निकलता है। ये फॉर्मूला है कोफैक्टर का, उसे आप देख लीजिए।
अब फॉर्मूला क्या कह रहा है, चलिए इसको समझ लेते हैं फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है। फॉर्मूला कह रहा है सी आई जे इजकल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। एम आई जे क्या सर, ये माइनर है, एम आई जे क्या सर, ये माइनर है, ठीक है। -1 आई प्लस जे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है -1 आई प्लस जे। आई क्या होता है सर, आई होता है कॉलम, जे क्या, आई होता है रो, जे क्या होता है सर, जे होता है कॉलम, यानी कि रो और कॉलम गिवन होगा। जैसा मैं बात करूँ, ये वाला पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट कैसे लिखेंगे सर, A11, पहला रो पहला कॉलम, तो इसका जो आई जे क्या है सर 1 है, तो 1 है तो इसकी आई की वैल्यू 1 रखो, जे की वैल्यू 1 रखो। जब इसे सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर क्या आएगी सर, 2 आ जाएगी, और -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगी। क्योंकि पावर इवन है, जिसकी पावर इवन होती है तो आंसर 1 आता है। ये फंडा है इसको सॉल्व करने का, और इसको और अच्छी तरीके समझते हैं, ठीक है सर, और इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अगर मैं कह दूँ कोई एलिमेंट लिखा हुआ है A21, A21 का क्या मतलब है सर, दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम, यानी कि ये एलिमेंट 4 है। इस एलिमेंट 4 का अगर मुझे माइनर निकालना है, सबसे पहले माइनर, क्योंकि इसके अंदर माइनर निकालना है, तो माइनर निकालेंगे तो क्या होगा सर, 2 हो जाएगा। जब इसका माइनर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन जब को फैक्टर कैसे निकालते हैं, को फैक्टर में सर ये वाली चीज़ आ जाती है, ये वाली चीज़ यानी कि -1 की पावर आई प्लस जे। आई प्लस जे क्या है सर, ये आई प्लस जे ये, यानी 2 + 1, 2 + 1, 2 + 1 क्या होगा सर 3, यानी कि -1 की पावर 3 × 2, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। -1 की पावर 3 यानी कि -1 की पावर 3 तो -1 होगा, -1 × 2 ये हो जाएगा -2। इस तरीके से निकालते हैं को फैक्टर। इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं, चलिए। इसके अंदर भी जैसे अगर आप माइनर निकालना सीख गए तो को फैक्टर आपको निकालना आ जाएगा। जैसे ही आप माइनर निकालना सीख गए तो को फैक्टर निकालना आ जाएगा। इसके लिए साइन स्कीम है, वो देख लीजिए। जब आप माइनर निकाल लेंगे किसी भी नंबर का, फॉर एग्जांपल आपने माइनर निकाल लिए M12, M12 का मतलब माइनर निकल कर आया 4, या को फैक्टर क्या होगा M21, कोई फॉर एग्जांपल मान रहे हैं M21, इसका आपने कोई डिटरमिनेंट दे रखा, उसकी वैल्यू 2 आई है M21, यानी कि 2 हमने माइनर निकाले, 2 एलिमेंट के, ये निकल कर आए 4 और 2। को फैक्टर क्या निकालना, को फैक्टर निकालने का साइन स्कीम ये है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन स्कीम लगानी है। मतलब अगर M11 है, यहाँ पर M11 होता यानी पहला रो पहले कॉलम, पहला रो पहले कॉलम के लिए प्लस साइन आता, बस यहाँ पर सिंपल मैं प्लस लगा देता। M21 का क्या मतलब है, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम यानी कि -1, इसमें -1 साइन लगा दो, बस ये हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा सर को फैक्टर निकालने का तरीका। बस साइन चेंज कर दो, जो माइनर निकालते हैं बस उसी के आगे साइन चेंज कर दो, वो को फैक्टर हो जाता है। अब आगे इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से, ठीक है सर। ये क्वेश्चन दे रखा है, चलिए इसको समझते हैं। राइट माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। इसके माइनर और को फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले माइनर निकालना सीखते हैं, क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मान लीजिए इसको मैंने M11 एक एलिमेंट है, उसका मुझे माइनर निकालना है। उसका जब माइनर कैसे निकालेंगे सर, M11 का क्या मतलब है सर, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम यानी कि ये वाला पहली रो पहला कॉलम जब निकालेंगे तो इसके जो कॉलम और रो हैं इसको डिलीट कर दिया, यानी कि इसको छुपा लीजिए। जो बाकी बचे एलिमेंट है उसको लिख दी, क्या बचा सर 5 बचा, -1 बचा, 1 बचा और 2 बचा। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। जब इसे सॉल्व कर देंगे 5 × 2 = 10, और 1 को सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, और एक माइनस पहले से लगा होता है तो ये +1 हो जाएगा, इजकल टू 11। तो इसका माइनर क्या निकल कर आया M11 का, सर M11 का माइनर निकल कर आया 11। अगर मुझे इसका को फैक्टर निकालना हो यानी कि C11 है, यानी कि C11 निकालना हो तो क्या होगा, M11 है, साइन स्कीम में आता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस C11 यानी पहला कॉलम पहली रो, तो बस क्या होगा, बस आंसर यही होगा 11, बस साइन चेंज हो जाएगा प्लस। क्यों, क्योंकि C11 का क्या मतलब है, C11 का मतलब है हमने पढ़ा था I + J, I + J यानी 1 + 1, 1 + 1 यानी कि -1 की पावर 2, यानी कि -1 की पावर 2 यानी 1 आएगा, 1 आएगा तो प्लस साइन आ जाएगा, बस ये प्लस साइन आ जाएगा, मतलब 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। इस तरीके से निकालते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इसके अंदर एक और M11 तो हमने निकाल लिया, एक और निकाल कर सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, एक और निकाल कर सॉल्व कर लेते हैं। जब इसका दूसरा सॉल्व करेंगे, अब जो है मैं निकालने वाला हूँ M33 माइनर निकालने वाले हैं। M33 का मतलब है, M33 का मतलब तीसरी रो तीसरा कॉलम, यानी कि ये वाला एलिमेंट। इस एलिमेंट का माइनर जब निकालेंगे तो इसकी जो रो और कॉलम है उसको छुपा लीजिए। ठीक है सर, छुपा लिया। जो बाकी बचे एलिमेंट है उसे लिख दिए 1, 0, 3 और 5। सर ये एलिमेंट बचे, इन्हें मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 1 को 5 से करेंगे तो सर 5 आएगा,
3 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब आंसर आया 5। ये तो माइनर आ गया। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? कोफैक्टर निकालने का तरीका सेम है, C33 वाला ही कोफैक्टर मैं निकाल रहा हूँ। तो कोफैक्टर में तो आंसर तो 5 ही आएगा, बस साइन की दिक्कत है। साइन क्या होगा सर? साइन स्कीम से इसके अंदर जो साइन होगा वो प्लस का होगा। साइन स्कीम की देख लीजिए, प्लस का साइन आएगा, बस यहाँ पर +5 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी छोड़ दोगे 5 तो यही आंसर हो जाएगा, यही कोफैक्टर हो जाएगा। इस तरीके से माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन के अंदर बस निकालना समझा। अब पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके अंदर हमें माइनर और कोफैक्टर फाइंड करने, क्या माइनर और कोफैक्टर हमें निकालने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए निकालते हैं। मैंने M11 M12 सारे के सारे एलिमेंट के हम इसके अंदर माइनर निकालेंगे और फिर सारे के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे। अब सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे। M11 का क्या मतलब? पहला है M11, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है पहला एलिमेंट, पहली एलिमेंट मतलब पहला रो और पहली कॉलम, ये वाला 1 है, यानी पहली रो पहली कॉलम को छुपा लिया। बाकी क्या बचा सर? बाकी बचा 1 0 0 1। तो सॉल्व कैसे करेंगे सर? 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर क्या आएगा? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 0 से 0 करेंगे तो सर 0 आएगा, यानी कि -0। 1 - 0 यानी कि 1 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया M11 का। ये आया M11 का माइनर, यानी कि एलिमेंट 1 का। जब मैं दूसरे एलिमेंट का निकालूंगा, दूसरे एलिमेंट का क्या मतलब है? M12 पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है सर। ये पहली रो हो गई, दूसरा कॉलम होगा। बाकी जो एलिमेंट बचे उन्हें सॉल्व कर दो। इसे देखेंगे तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करा 0 आया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0 आया, आंसर आ गया 0, और यही इसका माइनर हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे M3 निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? M13 जब हम निकालेंगे, M13 का क्या मतलब सर? पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो, एक सेकेंड, पहली रो और तीसरा कॉलम। पहली रो कौन सी है सर? पहली रो ये है, तीसरा कॉलम ये वाला है। इसका मतलब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0 आएगा, इसे 0 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका भी जो माइनर होगा वो 0 आएगा। अब M21 कैसे निकालेंगे सर? M21 भी इसी तरीके से निकालेंगे। M21 का क्या मतलब है सर? दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम, एलिमेंट कौन से बचे? बस सॉल्व कर लिए। 0 को 1 से करेंगे तो सर 0 आएगा, 0 को 0 से करेंगे तो सर 0 आएगा, तो इसके भी क्या आया? माइनर, इसका भी माइनर 0 आया। अब M22 निकालेंगे। जब M22 फाइंड करेंगे यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम, उसे कैसे देखेंगे सर? दूसरी रो यानी ये वाली, दूसरा कॉलम यानी ये वाला, बचे हुए एलिमेंट को सॉल्व कर दिया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मैंने सॉल्व करना पीछे सिखा दिया इसलिए डायरेक्ट करें। 1 से 1 को करेंगे तो 1 आएगा। अब 0 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 इसका आंसर हो गया। M23 का क्या मतलब है सर? M23 का मतलब है दूसरी रो तीसरा कॉलम, यानी दूसरी रो तीसरा कॉलम। क्या बचा सर? 1 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0 आया, 0 से 0 को करा सर 0 आया। इसका भी माइनर क्या है सर? इसका भी माइनर 0 आया, इसका भी माइनर 0 आया। आगे देखते हैं, आगे M31 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? M31 का क्या मतलब है? तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम। क्या बचा सर? 0 से 0 को मल्टीप्लाई करा -1 × 0 0, तो इसका भी क्या आंसर आएगा सर? इसका भी आंसर 0 निकल कर आया। अब M32 का क्या मतलब है सर? M32 का मतलब है, एक सेकंड कहाँ भाग रहे हैं? M32 का मतलब क्या है? M32 का मतलब है तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये हो गया। जो बचा 1 को 0 से करा 0 आया, 0 को 0 से करा 0 आया, इसका मतलब M32 का भी माइनर 0 आया। M33 का देखते हैं, M33 का फाइंड करेंगे। M33 का क्या मतलब है सर? तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम यानी ये वाला, ठीक है सर। क्या बचा? 1 बचा और 0, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 0 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या है सर? 1 आएगा। क्यों? 1 को 1 से करा तो 1 आया और 0 को 0 से करा तो 0 आया, और 1 - 0 1 होता है, तो इसका भी माइनर क्या है? इसका भी माइनर 1 आया। अब हमने माइनर निकालना सीख लिया। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? माइनर जो निकाला है वही हमारा कोफैक्टर होता है, बस साइन चेंज होता है, साइन चेंज हो जाता है। अब जो हमने माइनर निकाला है ना, उन सबको हम लिख दे रहे हैं कोफैक्टर की जगह पर। M11 M12 M13 पहले इनको लिख दे रहे हैं। क्या है सर? 1 आया, 0 आया और 0 आया, ठीक है सर, लिख दे रहे हैं। कोफैक्टर की जगह पर क्या आया? 1 आया, 0 आया था और 0 आया था, पहले इनके आंसर लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। अब फिर M21 में 0 आया, M22 में 1 आया, M23 में, यानी कि 0 1 0, ये लिख दे रहे हैं 0 1 और 0, ये इसके हो गए आंसर। पहले माइनर लिख देंगे, फिर साइन चेंज करना बताएंगे कैसे करेंगे। तीसरा क्या है? तीसरे में M31 M32 M33 0 1 0 0 0 और 1 आया है, इसका मतलब 0
और क्या है दूसरा 0 और 1 इसका आंसर आया। बस को फैक्टर के अंदर बस साइन चेंज करना है। साइन स्कीम मैंने पढ़ाई दी है क्या होती है सर, साइन स्कीम एक और बार बता दी है। साइन स्कीम क्या आती है, जो हम 3/3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे उसी को हम सॉल्व करना है, उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, साइन स्कीम क्या वो देख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन स्कीम है। इसका मतलब 1 इसका मतलब पहले 1 के लिए क्या आएगा सर, प्लस आएगा। 1 का मतलब क्या है सर, -1 की पावर देखनी है। 1 का मतलब सर 2 आएगा, और -1 की पावर 2 क्या होता है सर, 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पर प्लस साइन आएगा। ठीक है सर, +1 इसका को फैक्टर निकल आया। C12 इसका क्या मतलब है सर, C12 का क्या मतलब है इसे देख लेते हैं। 1 सेकंड रुक जाइए ज़रा। C12 का क्या मतलब है सर, C12 का मतलब है सब 1 और 2 जब इसे प्लस करेंगे तो 3 आएगा, और -1 की पावर 3 क्या होता है सर, माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर -1 होता है, यानी इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन मतलब -1 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए माइनस। सिंपल 0 लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। C13 यानी कि 1 प्लस का साइन आ गया यहाँ पर, बस साइन चेंज करने हैं। अब इसके अंदर C21 का क्या मतलब है सर, C21 का मतलब -1 की पावर क्या है सर, -1 की पावर आई है 3, यानी -1 की पावर 3 यानी कि -1 यानी कि माइनस साइन आएगा। C22 को मतलब C22 को प्लस करने पर आ रहा है इवन, और सर -1 की पावर इवन सर +1 आएगा। C23 का मतलब सर प्लस करेंगे 5 आएगा, और -1 की पावर 5 यानी ऑड तो माइनस आएगा। C31 सर प्लस करेंगे 4 यानी इवन यानी कि प्लस। C32 यानी कि ऑड यानी कि माइनस। C33 यानी कि इवन यानी कि प्लस। ठीक है सर, हमें माइनर और को फैक्टर निकालने आगे अच्छी तरीके से। अब इस क्वेश्चन को आप खुद रफ कॉपी में सॉल्व कर देख लीजिए, फिर मैचिंग करिए आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। ये एलिमेंट 6 दे रखा है, इसका माइनर फाइंड करना है। एलिमेंट 6 का माइनर कैसे फाइंड करते हैं सर, माइनर फाइंड कैसे करेंगे सर, 6 वाला एलिमेंट ये यानी कि ये वाला 6 यानी कि दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, यानी M23 फाइंड करना है। M23 फाइंड करना है, यानी इसके बाद जो बचे एलिमेंट उन्हें लिख लो, यानी कि इसके बाद 1 2 7 और 8 बचे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 को 8 से करेंगे तो 8 आएगा, 7 को 2 से करेंगे तो -14 आएगा, जब इसे करेंगे तो -6 आएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने आ गए होंगे, और ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब इस लेक्चर का आपको रिवीजन करना है अच्छी तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।